नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज हम नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट सेक्शन 32 देखने वाले हैं। इसमें बताया गया है कि वचन पत्र के रचयिता और विनिमय पत्र की प्रतिगृहीता का क्या दायित्व बनता है। अब इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। ए नामक कोई व्यक्ति है, ए नामक व्यक्ति है और वो क्या करता है कि बी से कहता है, ठीक है, बी से ए नामक व्यक्ति बी से क्या कहता है कि मुझे पैसे दे दो। ए को पैसे की ज़रूरत है, बी से पैसे मंगाता है। बी कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हें पैसे तो दे दूंगा, 500 रुपये चाहिए थे ए को। बी कहता है मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा, पर इसकी क्या गारंटी है कि तुम मुझे वापस कर दोगी। तो ए कहता है कि मैं आपको एक वचन पत्र लिख के देता हूँ, जिसके तहत मैं आपको लिख दूंगा कि मुझे आपके पैसे देने हैं। तो ए के द्वारा लिखित हुआ, ए को जिसके पैसे देने होते हैं, यहाँ पर एक सर्टेन अमाउंट रहता है और सर्टेन ही व्यक्ति रहते हैं, एक निश्चित व्यक्ति रहता है और निश्चित यहाँ पर पैसे धन की ही बात की जाती है, ठीक है। सेक्शन 4 में हमने देखा है। तो अब ये क्या बताता है कि जैसे ए को यहाँ पर ज़रूरत थी 500 और इसने बी से कहा मुझे पैसे दे दो। बी क्या कहता है कि मैं किस आधार पर तुम्हें पैसे दे दूँ। तो ए कहता है कि मैं वचन पत्र लिख देता हूँ, और अगर ए वचन पत्र लिख देता है उसमें क्या लिखेगा कि मुझे बी के 500 रुपये देने हैं और इसके लिए मैं दायित्व के अधीन हूँ, ठीक है। ऐसा अब ये वचन पत्र लिख देता है। अब जब टाइम आया है कि बी अपना पैसा मंगाए, ठीक है, इसने वचन पत्र बी को लिख के दे दिया। अब वचन पत्र लिखने के बाद भी एक टाइम आता है कि बी कहता है, जब टाइम आ जाता है पैसे लेने का, तो बी कहता है ए से कि मुझे पैसा दे दो अब, ठीक है। तो ये जो वचन पत्र का रचयिता है ये पैसा नहीं देता उस टाइम पर, और जिसकी वजह से बी को क्षति हो जाती है। बी अपना दिया हुआ ही पैसा मंगाता है और कहता है मुझे अब पैसा दे दो, अब तुमने इतने टाइम तक के लिए कहा था, आज ये टाइम ख़त्म हो गया और मुझे ऐसे पैसे की ज़रूरत है तो मुझे दे दो। ये पैसा नहीं दे पाता या देता ही नहीं है, ठीक है। तो इससे क्या होता है, बी को क्षति होती है। अब अगर बी को क्षति होती है तो इसकी पूर्ति कौन करेगा। तो इसमें यही बताया गया है कि जो वचन पत्र लिखता है, यहाँ पर ए ने वचन पत्र लिखा था कि मैं तुम्हें पैसे दे दूँगा, और लिखने के बाद भी वह टाइम पर पैसे नहीं दे पा रहा, जिसकी वजह से दूसरे व्यक्ति को क्षति होती है। तो क्षति होने की वजह से जो रचयिता है वो क्या करेगा, वो यहाँ पर पैसा देगा। कौन सा प्रतिकर का पैसा देगा, बी को, ठीक है। पहली बात समझ में आ गई। दूसरी बात देखते हैं, इसमें विनिमय पत्र की बात की गई है, ठीक है। अब विनिमय पत्र में क्या बताया है कि ए के पास बी के पैसे हैं, कुछ जमा है। बी ने किसी भी तरीके से, बी के पैसे ए के पास हैं, किसी भी तरीके से जमा है ए के पास, ठीक है। अब बी को सी के पैसे देने हैं, ठीक है। बी को सी के पैसे देने हैं और ए के पास बी के कुछ पैसे जमा हैं। अब बी को सी के 500 रुपये देने हैं, ठीक है। अब क्या कहता है, जो बी है वो ए को आदेश देता है। आदेशानुसार विनिमय पत्र में एक विनिमय पत्र लिखता है और कहता है कि तुम सी को पैसे दे देना, ठीक है। विनिमय पत्र लिखता है तो सी क्या कहता है, सी जाता है ए के पास कि बी ने मुझे विनिमय पत्र दिया है और बी के पैसे जो तुम्हारे पास ए के पास हैं वो मुझे तुम पैसे दे दो। अब यहाँ ए जो क्या करता है, ए स्वीकार तो कर लेता है कि हाँ ठीक है मैं तुम्हें दे दूँगा, मुझे बी के पैसे देने हैं और मैं तुम्हें दे दूँगा, स्वीकार कर लेता है। अब ए ने स्वीकार कर लिया है, फिर भी वो क्या करता है कि यहाँ पर पैसे नहीं देता है, सी को पैसे नहीं देता है, जिसकी वजह से सी को हानि हो जाती है। तो यहाँ पर हानि हो गई है सी को, तो सी किससे वसूल सकता है, सी ने पैसे दिए थे बी को तो बी से सी वसूल सकता है, और बी के पैसे ए के पास थे तो ए से बी वसूल सकता है, ठीक है। समझ में आई बात। पहली बात यही बताई गई है। पहली बात यह है कि अगर कोई वचन पत्र का रचयिता है जो कोई रचता है कि मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा और वो टाइम पर पैसे नहीं दे पाता है कहने के बाद भी, ठीक है, जिसकी वजह से दूसरे पक्षकार को यहाँ पर हानि हो जाती है, क्षति हो जाती है, तो ऐसी क्षति की पूर्ति ए को रचयिता को करानी होगी। दूसरे वाले पार्ट में ये बताया है कि ए कोई व्यक्ति है, ए नामक व्यक्ति को बी ने पैसे दे रखे हैं, ठीक है। बी के पैसे ए के पास जमा हैं, 1000 रुपये हैं, सोच लेते हैं यहाँ पर 1000 रुपये बी के पैसे जो ए के पास जमा है, ठीक है, ए के पास जमा है यहाँ पर। अब क्या होता है, बी कहता है कि मुझे 500 रुपये सी के देने हैं, तो ए से कहता है कि ए एक वचन पत्र लिखकर सी को देता है कि सी तुम ए से पैसे ले लेना, और ए को आदेश देता है कि तुम किसके पैसे दे देना, सी के 500 रुपये दे देना जो मैंने सी से लिए थे, और तुम्हारे पास तो मेरे 1000 रुपये हैं ही,
ठीक है। अब ए स्वीकार कर लेता है कि ठीक है, बी से कहता है कि ठीक है, मुझे जो तुम्हारे 1,000 रुपये देने थे, मैं उसमें से 500 रुपये सी को दे दूंगा, ऐसा कहता भी और फिर भी वह ए पैसा नहीं देता है। यहाँ पर जो प्रतिग्रहता है, बीच वाला व्यक्ति जिसके पास पैसे रहते हैं, वो यहाँ पर मना कर दे, वो पैसा नहीं देता है, जिसकी वजह से सी को क्षति हो जाती है। तो अब सी को क्षति हुई तो सी ने पैसे लिए थे बी से, तो यहाँ पर सी बी से वसूल सकता है और बी ए से वसूल सकता है। मतलब जिसको क्षति हुई है, यहाँ पर सी को क्षति हुई है तो किसकी वजह से हुई है, ए की वजह से हुई है, तो ए से वो पैसे वसूले जा सकते हैं और प्रतिपूर्ति कराई जा सकती है। यही बात इसमें आगे लिखी गई है कि पूर्वोक्त जैसा संदाय में व्यतिक्रम होने पर ऐसा रचयिता या प्रतिग्रहीता वचन पत्र या विनिमय पत्र के किसी भी पक्षकार को किसी ऐसी हानि या नुकसान के लिए, अब वचन पत्र के द्वारा वचन पत्र में किसी भी पक्षकार को हानि हुई हो और विनिमय पत्र में किसी भी पक्षकार को ऐसी हानि हुई है, ठीक है, तो नुकसान के लिए प्रतिकर के देने के लिए आबद्ध है। मतलब जिसके द्वारा ऐसी क्षति हुई है, वचन पत्र या विनिमय पत्र के द्वारा जिसके द्वारा क्षति हुई है, तो जिसने क्षति की है वो जिसको क्षति हुई है उसकी पूर्ति करेगा। और ऐसा व्यतिक्रम से हुआ है, मतलब यदि व्यतिक्रम से हुआ है या किसी भी वजह से क्षति हुई है, ठीक है, वचन पत्र और विनिमय पत्र की दशा में, तो जिसकी वजह से ऐसी क्षति होती है वह व्यक्ति यहाँ पर प्रतिकर देने के लिए आबद्धकर होता है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। यदि वीडियो अच्छा लगता है तो सपोर्ट कर सकते हैं। थैंक यू, बाय बाय।